पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि जो मिनरल्स प्लांट लेते हैं उनको किस तरह से हम देखते हैं कि वो एसेंशियल हैं प्लांट के लिए या नहीं हैं। उसके बाद में आता है एक इंडिविजुअल हर एक जो और उनका रोल क्या है, अलग अलग जो काफ़ी सारे फंक्शंस हैं प्लांट के जो हमने देखे थे, उनमें उनका डिफरेंट मिनरल्स का क्या रोल है। इसके बाद में एक चीज़ आती है कि अलग अलग मिनरल्स जो हैं उनका कहाँ से प्राप्त होता है, किस रूप में पौधा उनको लेता है, और उसके बाद में उनको अगर उनकी कमी हो जाती है किसी वजह से तो उसके लक्षण क्या होते हैं और उनको आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो एक अलग है, वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दिया जाएगा और उसका एक टेबुलर फॉर्म में भी दे देंगे कि किस तरह से कहाँ से आप किस सॉल्ट के रूप में लेते हो और पौधे में उसका रोल क्या है, मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, उस तरह से। फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं कि अगर किसी प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाए किसी भी मिनरल की कमी की वजह से, इसको कई जगह पर डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, कई जगह पे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बोला जाता है। ठीक है, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें या कैसे उससे ओवरकम करें, उसको कैसे रिकवर करें प्लांट को। अगर आप देखें जैसे जंगल में आप जाते हैं या कहीं पे नेचुरल प्लांटेशन है जहाँ पे आप कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है, पौधा वहाँ पर उगता है, कुछ समय के बाद में जब वो मर जाता है तो उसके जो भी रेमनेंट्स होते हैं, पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, सब कुछ जो वो वहीं रह जाती हैं और उसके बाद में उनका क्योंकि वो वहीं रह जाते हैं तो उनका मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग हो जाता है, वही मिनरल्स उनको वापस से मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम खेतीबाड़ी करते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि खेतीबाड़ी का पर्पज़ अलग है। क्या करते हैं, हम पौधे को उगाते हैं, उससे जो भी हमको प्राप्त होता है, फ्रूट्स मान लीजिए आपने गेहूँ उगाया है तो आप गेहूँ उसमें से निकाल लेंगे, धान उगाया तो धान निकाल लेंगे उसमें से, या फल जगह हैं तो उसमें से फल स्टोरेज प्रोडक्ट्स के रूप में ले लेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो एग्रीकल्चर सिस्टम होता है या खेतीबाड़ी वाला, कृषि वाला जो एरिया होता है, वहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं वापस रिसाइकल नहीं हो पाते, क्योंकि वो वापस मिट्टी में नहीं जाते। उसका कुछ हिस्सा आप हमेशा अपने यूज़ करने के लिए अलग रख लेते हैं, और बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो पौधा कटा हुआ हिस्सा, बाकी नीचे वाला हिस्सा भी है, उसको भी हम निकाल करके ज़मीन में से और चारे के लिए या किसी दूसरे पर्पज़ के लिए काम में ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकली ये होता है कि खेतीबाड़ी जब हम करते हैं तो हम ज़मीन को वापस कुछ भी नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 3-4 साल में अगर आप एक ही जगह पर वहाँ कर रहे हैं तो ज़मीन में मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो आप देखेंगे ज़्यादातर किसान जो हैं खाद देते हैं NPK, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हम खाद के रूप में देते हैं, जो जनरली सुपर फास्फेट या अमोनियम नाइट्रेट या और किस तरह के इनऑर्गेनिक खाद के रूप में पौधों को दिया जाता है। कई बार मिट्टी जो होती है वो नॉर्मल प्लांट के लिए ठीक नहीं होती, कभी या तो एसिडिक हो सकती है या फिर अल्कलाइन हो सकती है। तो एसिडिक अगर मिट्टी होती है तो हम उसके अंदर चूना मिलाते हैं, लाइम एडिशन करते हैं, और अगर अल्कलाइन सॉइल होता है तो उसमें सल्फ़र ऐड किया जाता है ताकि pH जो है वो नॉर्मल प्लांट के ग्रोथ के लिए फिजिबल हो। अब जनरली हम प्लांट में जब इस तरह से मिट्टी में जब हम उगाते हैं पौधों को तो हम मिट्टी में खाद देते हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनिक खाद भी दे सकते हैं, उसके साथ में एक्स्ट्रा सॉल्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं फोलियर न्यूट्रिशन या पर्णीय पोषण। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बजाय ज़मीन में खाद देने के जो भी हमको न्यूट्रिएंट्स जैसे चाहिए, मान लीजिए अगर सॉल्ट्स वगैरह कुछ ऐसे हैं जो थोड़े महंगे हैं या हार्मोन्स हैं, तो उनका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं और उन सॉल्यूशन को डायरेक्ट हम पत्तियों पर, जो प्लांट का एरल पार्ट होता है, जो वायवीय भाग होता है जहाँ पर पत्तियाँ हैं, डालियाँ हैं, उनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिट्टी से जब आएगा तो मिट्टी से जाएगा, रूट्स में जाएगा, फिर स्टेम में जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। उसमें एक तो टाइम लैग होता है, आपने अभी दिया तो कब जा कर के वो उन पार्ट्स जो है उन तक पहुँचेगा। अगर आप फोलियर स्प्रे करते हैं तो डायरेक्टली आपने स्प्रे किया, सरफेस से वो पत्तियाँ उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर फ्लावर है तो वो अपनी सतह पर से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो टाइम लैग नहीं होता और वेस्टेज नहीं होता, क्योंकि आप डायरेक्ट वही मिनरल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ में एडिशनली मिट्टी में क्या होता है कि मान लीजिए बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, आपने अपना जो आपको एडिशनल देना है वो भी दे दिया, लेकिन कभी कभी एंटागोनिस्टिक एक्शन भी होता है। कोई दूसरा मिनरल किसी एक मिनरल की एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो
तो वो होते हुए भी हो सकता है ना मिले। तो फोलियर स्प्रे में ये सिचुएशन नहीं होती, उसमें आप स्प्रे कर दीजिए तो वो उनको आराम से मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा कॉस्टली न्यूट्रिएंट्स मीन सपोज आपको मान लीजिए प्लांट्स में फ्लावरिंग हो गई है, आप चाहते हैं कि फ्रूटिंग रेगुलर होना चाहिए। जब आप ऑक्सिन्स वगैरह पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उस समय पे बात करेंगे हम कैसे हार्मोन प्रोवाइड करके फ्लावरिंग फ्रूटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हार्मोन अगर हमको देना है तो हार्मोन बहुत सस्ता तो होता नहीं, प्लांट हार्मोन जब आप देंगे तो आप डायरेक्टली उनको फ्लावर्स के ऊपर या लीव्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा आपको चाहिए होगी और वो सॉइल एप्लीकेशन के मुकाबले में काफ़ी इकोनॉमिक पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ठीक है। और अगर आप फ्लावर्स को या यंग फ्रूट्स को जब आप स्प्रे करते हैं तो वो ये जो हार्मोन्स होते हैं स्पेसिफिकली या न्यूट्रिएंट अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो उनकी ग्रोथ को इमीडिएटली उसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे, बढ़ जाएगा और उनका प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये खास करके जो बेलें होती हैं, जैसे अंगूर की बेल है या फ्रूट वाले प्लांट्स हैं जैसे एप्पल है, चीकू है, इन प्लांट्स के ऊपर आप आराम से इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ये पॉइंट पहले बता दिया मैंने, काउंटरैक्ट कर सकते हैं, एंटागोनिस्टिक जो इम्पैक्ट होता है दूसरे मिनरल्स का उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फोलियर न्यूट्रिशन जो है कैसे होता है, जनरली जब हम स्प्रे करते हैं तो एक परत सी पतली सी परत बन जाती है। वो परत वहाँ पर बरकरार रहे उसके लिए एक तो क्या परत स्प्रेड भी करना चाहिए, क्योंकि पत्ती के ऊपर भी तो चिकनी एक वैक्सी लेयर होती है। तो हम क्या करते हैं, सरफेक्टेंट जैसे सोपी सोल्यूशन कुछ होता है तो एक ट्विन 20 करके होता है जो पानी को स्प्रेड करने में मदद करता है सॉल्यूशन को। तो वो हल्का सा आप एक बहुत मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन में उसको डालते हैं और वो सॉल्यूशन में डाल करके उससे स्प्रे करें तो वो पानी की एक सतह, वो मिनरल सॉल्यूशन की उस सतह पत्ती पर बन जाती है। ठीक है। आमतौर पर कब स्प्रे करेंगे, दोपहर में नहीं करना है, अर्ली मॉर्निंग करिए आप या शाम के वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि तब टेम्परेचर कम होता है कंपैरेटिवली। वो जो सॉल्यूशन आपने स्प्रे किया है क्योंकि इवेपोरेट तो होगा, तो लो टेम्परेचर पर जब मॉइस्चर ज़्यादा हो उस समय पर आपको उसको स्प्रे करना है ताकि वो ज़्यादा समय तक पत्ती की सतह पर फ्लूइड रहे और एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपने दिन के टाइम पे करा तो इवेपोरेट हो जाएगा, उल्टा नुकसान हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। फोलियर स्प्रे जनरली पेड़ों के लिए, फल वाले पेड़ों के लिए और जो बेलें होती हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, यूज़फुल रहता है। अब मिनरल्स चाहिए, एब्जॉर्ब भी करते हैं प्लांट्स, पर कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि अगर अपनी कुछ जो इनकी मात्रा है बहुत सूक्ष्म मात्रा, आप जब टेबलेशन देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकती इतना कम कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है क्या। तो अगर उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर हो जाती है तो वो प्लांट्स के लिए नुकसानदायक होते हैं। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि अगर थोड़ा मोड़ा बढ़ भी जाए कॉन्सेंट्रेशन तो ऐसा खास फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैंगनीज़ है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए चाहिए होता है, तो अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो चलता है, इतना नुकसान प्लांट को नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे हैं मिनरल्स जो कि अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जैसे आर्सेनिक है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। कॉपर अगर कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ जाएगा तो नुकसान होगा, आयरन अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो नुकसान हो सकता है। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो नुकसान करते हैं। सॉइल में अगर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो दूसरे आयंस के एब्जॉर्प्शन में हैम्पर करता है, उसको होने नहीं देता। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन नमक मिट्टी में है तो। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट अगर सॉइल में ज़्यादा होते हैं तो पीएच को बढ़ा देते हैं, तो सॉइल अल्कलाइन हो जाएगी। कई सारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वो यूज़फुल नहीं होती। डिपेंड करता है, अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग नेचर होती है। फॉर एग्जांपल गेहूं के लिए आपको हल्की सी थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक सॉइल चाहिए होती है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे चुकंदर है, ग्रासेस हैं, उनमें थोड़ा सा अगर अल्कलाइन भी हो तो भी चल जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्लांट कि कैसी प्रकृति है पौधे की, पीएच जो है वो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। जो मिनरल्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो क्लोरोसिस मतलब क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, विल्टिंग हो सकती है, पत्तियों की टिप या पत्तियों की किनारियाँ कहीं कहीं से जलना शुरू हो जाएंगी, विच इज़ कॉल्ड एज लीफ बर्न, ये हो सकता है। आमतौर पर मरकरी, सिल्वर, क्रोमियम, लेड ये हार्मफुल होते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, पर एब्जॉर्ब होते हैं तो ये नुकसान करते हैं। ये डीएनए, ये हेवी मेटल्स हैं एक्चुअली, तो ये क्या करते हैं, डीएनए को डैमेज कर देंगे,
प्रोटीन का ऑक्सीडेशन, प्रोटीन में जो सल्फर हाइड्रिल ग्रुप्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है इनकी वजह से। लिपिड का परऑक्सीडेशन हो जाता है। एल्यूमिनियम और आयरन खास करके एसिडिक सॉइल में काफ़ी हार्मफुल होते हैं। मैंगनीज क्रिंकल डिजीज़, लीफ डिजीज़ कॉज करता है, मतलब झुर्रीदार हो जाती है जो पत्ती होती है वो। इसी तरह से एक एप्पल की वैरायटी है रेड डिलीशियस एप्पल की, उसके अंदर जो पत्तियों का जो छाल होती है, छाल का जो अंदर का हिस्सा होता है वो मरने लगता है अगर मैंगनीज ज़्यादा हो जाए तो। ठीक है, ये तो हुई बात की कमी से क्या होता है, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स प्रकृति में ऐसे भी हैं, बहुत अलग अलग वैरायटी आपको मिलेगी। तो प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो कि बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन का मिनरल को एब्जॉर्ब कर भी लेते हैं, अपने सिस्टम में रखते हैं उसको। एक्सक्रीशन तो हो नहीं सकता एनिमल्स की जैसे, बाहर तो नहीं फेंक सकता, तो वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, ऐसा एक पौधा है सबर्शिया एक्यूमिनेटा, न्यू कैलेडोनिया एक जगह है जहाँ पर वो रहते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। उनके अंदर अगर हम देखें तो निकल की मात्रा, उनका जो ड्राई वेट होता है उससे लगभग 20 गुना मात्रा तक में इसको स्टोर करते हैं। अब आप देखिए इतनी ज़्यादा मात्रा में वो है वहाँ पर, तो फिर कैसे मैनेज करते हैं? जब इनको स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये जो मेटल्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में कॉन्जुगेट करके कुछ इनएक्टिव फॉर्म इसकी बन जाती है, तो वो पौधे को नुकसान नहीं करती, मेटाबॉलिज्म में उसको अफेक्ट नहीं करती है। इसी तरह से अलग अलग जैसे सेल में आप देखेंगे तो अलग अलग वैक्यूल्स होते हैं ना, स्टोरेज वैक्यूल्स भी होते हैं, तो ऐसे ही प्लांट सेल के अंदर वो छोटे छोटे वैक्यूल्स में अलग से कंपार्टमेंट्स में ये मिनरल्स को वो स्टोर कर लेते हैं। अगर वो वैक्यूल टूटता नहीं है तो वो प्लांट की मेटाबॉलिज्म को हैम्पर नहीं करेगा। ठीक है, तो कुछ पौधों में इस तरह का मैकेनिज़्म होता है। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम इनके मैकेनिज़्म को और अच्छे तरह से समझ लें कि वैक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये कॉन्जुगेशन कैसे होता है, तो शायद हम दूसरे जो हमारे ऑर्डिनरी प्लांट्स हैं उसमें भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि अगर मिनरल कहीं ज़्यादा भी हो गया तो प्लांट को नुकसान नहीं हो। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी मिनरल का जो हर एक इंडिविजुअल मिनरल्स का जो है वो आपको PDF के फॉर्म में दे देंगे, उसमें ज़्यादा समझाने का ऐसा कुछ नहीं, तो वो आप उसको देख करके पढ़ सकते हैं।